हेलो एवरीवन। सो सीए इंटर कंपनी लॉ जो कंपनीज एक्ट 2013 है, हमारे 10 चैप्टर्स हैं और सेक्शन नंबर 1 से लेके 148 तक है। तो चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शन नंबर 1 और 2 है। इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी बताएगा और सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस का है। ओके, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या कहता है? कंपनीज एक्ट 2013 रिसीव्ड द एसेंट ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 29 अगस्त 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 को प्रेसिडेंट की जो एसेंट मिली है वो 29 अगस्त 2013 को मिली है। नोटिफाई किया गया था ऑफिशियल गैजेट में 30 अगस्त 2013 को। कंपनीज एक्ट 2013 जो है एक रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है जिसमें 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स हैं और 29 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर का एक अपना सेट ऑफ रूल्स है। ईच चैप्टर हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन कंपनीज एक्ट के बारे में। अब हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है। सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके, व्हाट इज शॉर्ट टाइटल? तो द एक्ट में बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट 2013। इस एक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK भी। JNK पे भी अप्लाई होता है, इंडिया में आ गया वो भी। ओके, कमेंसमेंट मतलब इसके प्रोविजंस हैं, जो सेक्शंस हमने पढ़े हैं, देखा है कि 470 सेक्शंस हैं। तो वो सेक्शंस एक साथ नहीं आए सारे, वो कब कब आए? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? डेट अपॉइंट करेगी। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट बताएगी कि कौन सा सेक्शंस कब आएंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 किसी दिन आया, उसके बाद कुछ सेक्शंस नेक्स्ट डेट पे आए, कुछ और सेक्शन उसके बाद की किसी डेट पे आए। तो ऐसे ऐसे इसके सेक्शंस इफेक्ट में आए हैं। एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? तो द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो इसके प्रोविजंस, कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में जो, यानी कंपनीज एक्ट 2013 में जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट होंगी ऑब्वियसली उन पे तो अप्लाई होंगे। और कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो कंपनी लॉ था, कोई भी कंपनी लॉ था, उसमें भी अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उस पर भी अप्लाई होगा। यानी इससे पहले कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956। तो 1956 में अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो इस पर भी अप्लाई होगा। जैसे एग्जांपल है, XYZ लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 1972 अंडर कंपनीज एक्ट 1956 में। सो कंपनीज एक्ट 2013 शैल बी एप्लीकेबल ऑन XYZ लिमिटेड। चाहे वो पुराने कंपनीज एक्ट में, कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई है, बट कंपनीज एक्ट 2013 उस पर अप्लाई होगा। ओके, तो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट इफ प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद इंश्योरेंस एक्ट 1938 और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। यह कहता है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन है वो कंपनीज पे अप्लाई होंगे जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट होंगी। जो किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई हैं उन पे, इंश्योरेंस कंपनी पे अप्लाई होंगे, बैंकिंग कंपनीज पे अप्लाई होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे अप्लाई होंगे। ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी पे क्या अप्लाई होता है? इंश्योरेंस एक्ट भी अप्लाई होता है और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। तो इंश्योरेंस कंपनी पे कंपनीज एक्ट भी अप्लाई होगा और ये तो होता ही होता है। तो ये क्या कहता है कि अगर कंपनीज एक्ट 2013 और इंश्योरेंस एक्ट आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाए किसी बात के ऊपर, तो इंश्योरेंस कंपनी किसको फॉलो करेगी? ऑब्वियसली इंश्योरेंस एक्ट को। तो यही लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी पे अप्लाई होंगे, एक्सेप्ट कब नहीं होंगे? एक्सेप्ट कब नहीं होंगे? इफ़ प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये बैंकिंग में लिखा हुआ है, बैंकिंग पे भी अप्लाई हो जाएंगे प्रोविजंस इसके, लेकिन एक्सेप्ट कब नहीं होंगे? इफ प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, क्योंकि बैंकिंग कंपनीज तो इस एक्ट को फॉलो करेगी ना।
नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे होंगे, लेकिन एक्सेप्ट कब नहीं होंगे, जब प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। और कहाँ पे अप्लाई होंगे इनके इसके प्रोविजन, सच अदर बॉडी कॉर्पोरेट एज में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लाइक कोई और बॉडी कॉर्पोरेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि इस बॉडी कॉर्पोरेट पे नोटिफाई कर दे कि इन पे भी प्रोविज़न अप्लाई होंगे कंपनीज एक्ट 2013 के, तो उस पर भी अप्लाई होगा। लाइक नाई NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन पे अप्लाई होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देख लिया। नाउ सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 हमारा डेफिनेशन का सेक्शन है। दिस इज ए डेफिनेशनल सेक्शन। ये क्या कहता है, डेफिनेशनल सेक्शन और क्लॉज आर नोन एज इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन। देखो जो डेफिनेशनल सेक्शन होता है इसमें डेफिनेशंस दी होती हैं, तो वो डेफिनेशन क्या होती है, हमें एक्ट को इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है, इसलिए इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ये हम कहाँ पे वर्ड पढ़ेंगे, ये फ्रेज हम पढ़ेंगे जनरल क्लॉजेज एक्ट में। जनरल क्लॉजेज एक्ट में तो वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा, हम वहाँ पे देखेंगे। तो ये कहता है कि डेफिनेशनल सेक्शन या क्लॉज जो होता है वो हमें हेल्प करता है इंटरप्रेटिंग द एक्ट, एक्ट को इंटरप्रेट करने में, इसको ट्रांसलेट करने में। ठीक है, एक्ट को समझने में हेल्प करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 95 वर्ड्स और एक्सप्रेशन यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन द एक्ट, यानी कोई वर्ड है, कोई पर्टिकुलर वर्ड है जो कंपनीज एक्ट 2013 में यूज़ किया हुआ है लेकिन डिफाइन नहीं किया हुआ। यानी अब जैसे हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ने वाले हैं, तो इसमें क्या है, कोई वर्ड अगर हमें लगा कि ये यूज़ किया गया, कोई वर्ड यूज़ किया गया उसमें और वो डिफाइंड नहीं है, कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइंड नहीं है, तो क्या करेंगे हम, तो कहता है कि अगर वो वर्ड बट डिफाइंड इन, अगर इन तीनों एक्ट में डिफाइंड है तो आप उसका मीनिंग वहाँ से ले लो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 95 वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन द एक्ट बट डिफाइंड इन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सेबी एक्ट 1992 और डिपॉजिटरी एक्ट 1996, अगर इन तीनों में डिफाइंड है, शैल हैव मीनिंग असाइन टू देम इन दीज एक्ट, तो आप कौन सा मीनिंग लोगे, जो उस वर्ड को इन तीनों एक्ट में दिया गया। यानी कोई भी वर्ड अगर हमें मिलता है जो इस एक्ट में यूज़ किया गया है लेकिन उसका मीनिंग यहाँ पे नहीं है, उसको डिफाइन नहीं किया कंपनीज एक्ट ने, और उनका उसको यहाँ इन तीनों में से किसी भी एक्ट में डिफाइन किया गया, तो हम यहाँ से उसका मीनिंग उठा लेंगे। ठीक है, व्हेन अ वर्ड और फ्रेज is defined as having a particular meaning in the act, it is that meaning alone which must be given to it while interpreting a section। ये क्या कहता है कि अगर एक पर्टिकुलर वर्ड आपको मिलता है और उसको इन्होंने डिफाइन किया है, कंपनीज एक्ट में उसको डिफाइन किया गया है, तो आप कोई और मीनिंग नहीं लोगे, सिर्फ वही मीनिंग लोगे उसका। ठीक है, कोई भी वर्ड अगर हमें मिलता है और वो एक्ट में डिफाइंड है तो हम वही मीनिंग लेंगे, अब हम बाहर देखने नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई भी वर्ड है वो कंपनीज एक्ट में भी डिफाइंड है और इन तीनों में से किसी एक्ट में भी डिफाइंड है, तो कौन सा लेंगे, तो हम पहले कंपनीज एक्ट वाला ही लेंगे बिकॉज वो डिफाइंड है ऑलरेडी। ठीक है, अब जो डेफिनेशंस है हमारी वो हमने नहीं लिखी हुई यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेशंस हम साथ के साथ जब भी आएंगे हमारी, जैसे जैसे हम सेक्शंस पढ़ेंगे जहाँ उनके साथ जब डेफिनेशन आएंगे हम उनके साथ ही पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे हमारे फिनिश होते हैं सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। डेफिनेशन हम साथ के साथ करते जाएंगे।